नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक अकेडमी सिविल सर्विसेज में। हम लोग पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन तक का अभ्यास किया था। आज इसके आगे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है 35 वर्ष की आयु के ऊपर कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित के लिए पात्र है। ठीक। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनः निर्वाचित के पात्र है। कोई भी व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है। इसे बताना है कौन सा सही है। केवल एक दो 1 2 3 दोनों बताइए कमेंट करके। बताइए आप लोग ये बताइए कि किस भाग में है, भाग कौन सा है और राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख बताइए किस पद में किया गया है और इसके जो अर्हताएँ हैं किस आर्टिकल में। अर्हताएँ बताइए जल्दी। देखिए किसमें है, भाग 5 में इसका उल्लेख है। ठीक, किसमें, भाग 5 में। ठीक, और राष्ट्रपति पद का उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 52 में। अर्हताएँ का उल्लेख किसमें किया गया है, 58 में। कौन कौन सी अर्हता है? भारत का नागरिक होगा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखा हो। ठीक, और क्या है, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में, स्थानीय प्राधिकरण में अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ पद पर न हो। ठीक, लाभ पद में कौन कौन से पद हैं इसमें देखिए क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य का कोई अगर मंत्री, सब लाभ पद में शामिल नहीं होते। ठीक, और आर्टिकल 57 में क्या है, आर्टिकल 57 में है कि राष्ट्रपति एक से अधिक बार पुनर्निर्वाचित के प्राप्त है। कितनी भी बार। ठीक, क्या है, अधिक बार निर्वाचित। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें, क्या पूछा है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, बिल्कुल सही। और भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित के लिए पात्र है, बिल्कुल सही बात। कोई व्यक्ति यदि लाभ के पद धारण करता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप निर्वाचित का पात्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 तीनों कथन सही। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण के लिए सही नहीं है? पहला क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बी क्या है, राष्ट्रपति को अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक, और अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि वह उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण कर नहीं लेता। ठीक, डी वाला क्या है, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं दी जा सकती। देखिए 13वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था ना कि आर्टिकल 71 के में खंड 4 जोड़ा गया और जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचन मंडल की रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसका विवाद को किसको सौंपा जा सकता है? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। किसको सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। इसमें देखिए आर्टिकल 17(1) के क्लॉज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न संशय, शंका, कोई भी विवाद हो वो उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक, आर्टिकल 71 क्लॉज 1 में। ये क्वेश्चन देखिए 2025 का है, यूपीएससी। भारत के राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित, न्यायिक और पूर्वालेखन के अधीन लाया जा सकता है। और दूसरा क्या है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बिना कर सकता है। कमेंट करके बताइए। इसका पहले क्या है, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित और न्यायिक पूर्वालेखन के अधीन लाया जा सकता है, बिल्कुल। देखिए आर्टिकल 72 में क्या कहा गया है, क्षमादान की शक्ति का प्रदान किया गया। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को सज़ा पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं।
कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बिना कर सकते हैं। ये गलत बात है। राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन इसका प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बिना नहीं कर सकते। ठीक। केंद्र सरकार की सलाह जो आवश्यक है। ठीक, इसलिए दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। ओनली वन से। यूपीएससी देखो 2025 का क्वेश्चन। देखो ये भी यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है राष्ट्रपति। इसमें क्या क्या गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, लोकसभा के विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करेगा। ठीक। देखिए ऐसा क्या, ऐसा इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि देखो अगर लोकसभा भंग होने के बावजूद भी लोकसभा अध्यक्ष जो होता है तुरंत अपने पद नहीं छोड़ते, बल्कि नई लोकसभा की पहली बैठक जब होने लगती है तब तक पद पर बने रहते हैं ताकि संसद कार्यों में कोई विघ्न ना हो। ठीक, इसलिए पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहा गया है, भारत में संविधान के उपबंधों में के अनुसार लोकसभा में कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए राजनीतिक दल को तुरंत त्याग दे देता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जो कहता हो कि लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष चुने जाने पर अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देगा। यह एक परंपरा है और नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि अध्यक्ष क्या करे, निष्पक्ष और तटस्थ की भूमिका निभाए। लेकिन ठीक, लेकिन ये कानूनी कोई प्रावधान अनिवार्य नहीं है। ठीक, ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा में क्या कहा गया है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों को बहुमत संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने का आशय कम से कम 14 दिन पूर्व सूचित न किया गया। देखिए इसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 94 में क्या कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से लोकसभा के पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। किसके, लोकसभा प्रस्ताव के माध्यम से। ठीक, लोकसभा प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। ठीक, वह सदन के तत्काल सभी सदस्य के बहुमत से पारित हो। कब, जब लोकसभा के बहुमत पारित हो। ठीक, बहुमत किसकी बात किया, तत्काल जितने तत्कालिक सभी सदस्यों का बहुमत पारित होना चाहिए, न कि केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य। जितना मतलब लोकसभा सदस्य होंगे सबका बहुमत चाहिए। और प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है ताकि अध्यक्ष अपना पक्ष रख सके। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा, कौन सा, 1 और 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कितना डीप जा रहा है धीरे धीरे। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, चुनाव संबंधी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी। कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन थे इसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति 2 बार लोकसभा से अध्यक्ष रहे हैं। कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक, एक बार 1967 से 69 तक रहे, फिर दूसरी बार 77 में। ठीक, सेकंड टाइम, फिर 77 में वही राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे। ठीक दोस्तों, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। ये कभी उपराष्ट्रपति पद पर नहीं कार्य किए। 1975 में राष्ट्रपति आपात की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन थे, बीबी गिरी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, नीलम संजीवा रेड्डी थे। कमेंट करके बताइए। देखिए जाकिर हुसैन कब से थे, जाकिर हुसैन थे 1967 से 69 तक। ठीक, बीबी गिरी 69 से 74 तक। ठीक, फखरुद्दीन अहमद कब थे, 1974 से 77 तक। नीलम संजीवा रेड्डी कब थे, 1977 से 82 तक। ठीक, इनका कार्यकाल था। क्या पूछा, 1975 में राष्ट्रपति आपात की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, 1974 से 75 के बीच में फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि भारत के राष्ट्रपति के
त्याग देने या मृत्यु हो जाने के समय उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार निम्नलिखित में से कौन संभालेगा? लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा उपाध्यक्ष, वरिष्ठ राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कमेंट करके बताइए। तो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति होते, यदि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर इनका भी पद खाली हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है जब दंड अथवा दंडादेश किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जिसे दंडादेश, मृत्युदंड का हो। ठीक ठीक। इसी वाला क्या? दया याचिका पर राष्ट्रपति के निर्णय के संबंध में न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति बहुत सीमित है। ठीक, ये भी सही बात है। डी क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमा देने की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसे प्रभुता संपन्न सत्ता अपने ही न्यायिक आदेश के विरुद्ध कभी प्रयोग में नहीं लाती है। ये गलत बात है। ठीक, कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई, इसमें आर्टिकल 72 में। ठीक, और क्या कहा गया है? संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दिए गए दंड में। ठीक, दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड हो, और फिर इसके बाद दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो यदि राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय जहां राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण अथवा भेदभावपूर्ण हो। क्षमा की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसे संप्रभु अपने स्वयं न्यायिक आदेश के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है, न कि नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत है, कर सकता है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या पूछा? राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं, सब देखिए बहुत ध्यान से। पहला क्या है? क्षमा। ठीक, बिल्कुल कर सकता है। दूसरा है लघुकरण। ठीक, परिहार। ठीक, और क्या है? विराम, ये भी है। परिलंबन, परिलंबन कर सकता है। कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक। रोक लगा सकता है, ऐसा नहीं है। निरंतरता, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 5 ही प्रकार की है। ठीक, क्या पूछा? कौन सा नहीं है? ये 6 और 7 ऑप्शन इज द राइट आंसर। 36 पीसीएस का क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराध को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल प्राप्त है। आर्टिकल 72 क्षमादान शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति संसद के सत्र में होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो संसद का सत्र की अवस्था में शक्ति नहीं प्राप्त है। ठीक, राष्ट्रपति, आप लोग कमेंट करके बताइए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस आर्टिकल में? और तीसरा वाला क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। वाह, राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं। बिल्कुल गलत बात है। चौथा क्या है? राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति है। हाँ थी, 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया, पहले थी। क्वेश्चन 2016 का है। 30 बेस पे 1 और 4, तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। 1 और 4 सही माना जाएगा। करंट टाइम में 2019 इसे समाप्त कर दिया था, जो 2 सदस्यों को मनोनीत करने की थी। ठीक, इस सॉरी, तो ये 2019 है। 2019 ठीक, 104 में संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? पहला है राष्ट्रपति अस्थायी अवधि में अध्यादेश के लिए प्रख्यापित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी भी अध्यादेश को संसद में पुनः समावेशन के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। बिल्कुल 6 हफ्तों के भीतर अनुमोदित कराना आवश्यक है। और राष्ट्रपति किसी भी समय अपने अध्यादेश को वापस ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। इसका क्या हो जाए? 1 और 2 दोनों सही। ठीक, सी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए कमेंट करके। कौन सा है? आर्टिकल 123, सी इज द राइट आंसर। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनाव सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के
उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा। तब राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी? बताइए। अध्यादेश के बिना किसी बदलाव उसकी उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब उनको सहमति देनी पड़ती। किस आर्टिकल ने? आर्टिकल 123 सी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किन किन को संसद के पटल पर रखवाएं। पहला है संघ आयोग की सिफारिशें, दूसरा है लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन, तीसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन। कौन सा कथन सही है बताना है। क्या है इसमें? संघ वित्त आयोग की सिफारिशें, बिल्कुल सही बात है। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन, ये गलत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक, अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, अल्पसंख्यक, ये सब प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाते हैं। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? 1 1 3 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संसद के सदनों द्वारा किसी विधेयक को पारित किए जाने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति उस विधेयक पर या तो अनुमति दे प्रदान कर सकता है या अनुमति रोक सकता है। बताइए कब दे सकता है? कि राष्ट्रपति 6 माह के भीतर अनुमोदित कर सकता है, यथासंभव शीघ्र अनुमति प्रदान करे, या विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, या विधेयक को समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र इस संदेश को लौटा सकता है, या सदन विधेयक पर विचार करे। डी है कि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किए जाने के बाद भी अपनी अनुमति रोक सकता है। बताइए। देखिए, राष्ट्रपति के समक्ष जो भी विधेयक पारित होते हैं वो संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाते हैं, तो क्या राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? या तो स्वीकृति दे सकता है, या तो क्या करता है? रोक सकता है, या पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। राष्ट्रपति के अधिकार है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक, क्या हो जाएगा? विधेयक को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर यथासंभव शीघ्र कर लौटा दिया जाता है और सदन विधेयक को पुनर्विचार कर सके। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 53 की 1 में क्या कहा गया है? 53 की 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिक शक्ति इसमें अपनी राष्ट्रपति कार्यपालिक शक्ति निहित होती है। इसका प्रयोग संविधान या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में 108 आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की आहूत करने की सूची संबंध में कौन सा अभिव्यक्ति उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। बताइए क्या है? राष्ट्रपति का आशय है। इसमें राष्ट्रपति क्या कहते हैं? जैसे किसी 2 सदनों में किसी विधेयक के लिए अवरोध उत्पन्न हो गया था, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त बैठक की व्यवस्था करते हैं। बुला के आर्टिकल 108 के अंतर्गत प्रावधान है, बुला के फिर उसके बाद क्या करते हैं? विचार विमर्श करके और मत के प्रयोजन के माध्यम से उसको सुनते हैं। ये उनका आहूत करने का ये आशय के माध्यम से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के गवर्नर के द्वारा एक विधेयक राष्ट्रपति के विचार विमर्श आरक्षित किया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, बिल्कुल। विधेयक पर वीटो कर सकता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर को इस विधानमंडल द्वारा पुनः विचार वापस भेजने के निर्देशित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या कौन सा कथन सही है? क्या होगा? चारों कथन सही। ठीक, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। दूसरा है राष्ट्रपति के बाद सांविधिक निकायों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने के लिए विशिष्ट शक्ति होती है। कौन सा कथन सही? एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं? बताइए कमेंट करके जल्दी। देखिए, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर 12 सदस्यों की नियुक्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक निकायों के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति और उन्हें हटाने की विशेष शक्ति है, बिल्कुल नहीं। भारत का संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया है, इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्ति किसमें होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक,
राष्ट्रपति अब मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, एकदम नहीं हटा सकते। राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, दूसरा गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? केवल एक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? उन्हें साहित्य, समाज सेवा क्षेत्र से अथवा व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और उन्हें विज्ञान एवं कला क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए, आर्टिकल 80 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र में विख्यात 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक, तो दोनों कथन सही है, ए और बी, एक और दो दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक संचालित करने के लिए तथा मंत्रियों के बीच उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से की जाएंगी, बिल्कुल गलत है, ये राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ठीक, राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधापूर्ण संचालित करने के लिए तथा मंत्रियों के बीच उक्त कार्य आवंटन करने के लिए नियम बनाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष अधिकारी, बिल्कुल सही बात है, की जाती है। भाषाएं अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष, देखिए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है कि निर्वाचन, वो लोकसभा सदस्य के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, यही गलत हो जाए। भारत के महान्यायवादी, बिल्कुल सही बात है। ठीक, क्या पूछा कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य के निहत्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है? लोकसभा अध्यक्ष की, निर्वाचन आयोग की, उच्चतम न्यायालय की, महान्यायवादी की? बताइए कमेंट करके, किसकी राय लेता है? निर्वाचन आयोग की राय लेता है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, नहीं, गलत बात है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को शस्त्राधीन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है, कोई न्यूनतम आयु निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति विकास परिषद की केंद्रीय वित्तीय मंडल सभी राज्य मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल गलत। क्या पूछा कौन सा सही है? बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसने संवैधानिक शब्दावली जेबी वीटो कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम? कोई नहीं। इसमें कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 1986 में भारतीय डाक अधिनियम को संबंध में पॉकेट वीटो किए थे। इसमें डाक अधिनियम। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने प्रकार के वीटो की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, बताइए जल्दी। भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार मतलब वीटो पावर की शक्ति के स्वरूप में क्या है? पूर्ण निषेधाधिकार, बिल्कुल सही। पॉकेट निषेधाधिकार, निलंबनकारी, बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त, सभी सही। क्या बचा कौन? ठीक, सही है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने ले, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, बिल्कुल सही बात है। एक और दो दोनों सही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में प्रावधान में बुलाया, बताइए जल्दी। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के अभ्यास में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, सही। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान करने के कारण विषय में सूचित करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका एक और दो दोनों सही।
देखिए, प्रथम सत्र आरंभ होने से तथा दोनों संयुक्त बैठक संबोधित करने का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 87 में। 87 इसका प्रावधान। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति के पास, स्वाभाविक बात है। भारत के संविधान में कौन सा उपबंध में यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत की किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? 53, 74, 361, 363, बताइए क्या हो जाएगा? 361। 361 के क्लास 2 में 361 क्लास 2 में क्या कहा गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, किंतु राष्ट्रपति पद पर संविधान के ऊपर नहीं होता है। ठीक, 361(2) के अंतर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को विशेष जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है। सही बात। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंधी जानकारी मांग सकता है। सही बात। संघ के प्रशासन के संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसका तीनों कथन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही बात है। ए और बी दोनों सही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 79 में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों से मिलकर होती है। ठीक। राष्ट्रपति के अंगरक्षक क्या है? राष्ट्रपति सचिवालय में नियंत्रणाधीन पुलिस बल, संसदीय बल, दिल्ली पुलिस का एक यूनिट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या है? देखिए, राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक होते हैं एलीट हाउस होल्ड कैवलरी के रेजिमेंट होते हैं। किसके? एलीट हाउस होल्ड कैवलरी रेजिमेंट। ठीक हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रपति पद को संवैधानिक, प्रशासनिक और परीक्षा की दृष्टि से विस्तार से समझा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके प्रश्नों को हल किया। देखा कि यूपीएससी, पीसीएस, आरओआर जैसी परीक्षाओं में बार बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक, और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।